बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आज आप लोग अपने घरों से निकल के और यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मन में ये सोच लेके कि देश बदलना है, मन में ये सोच लेके कि आम आदमी पार्टी के जो शिक्षा स्वास्थ्य की राजनीति है उसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि और किसी कारण से तो इकट्ठा नहीं हो सकते। किसी लोभ लालच से तो आम आदमी पार्टी के किसी कार्यक्रम में कोई व्यक्ति नहीं आता, बल्कि जिसने लोभ लालच को त्याग दिया हो, जिसको ये पता है कि मेरे पास बेईमानी का एक पैसा नहीं है, जिसको ये पता है कि मैं पुलिस सीबीआई ईडी इनका मुकाबला कर सकता हूं, इतना ईमानदार हूं, वही व्यक्ति आम आदमी पार्टी में आने की हिम्मत करता है। इसलिए हमारी सेना बेशक छोटी हो, लेकिन ऐसे लड़ाकों की फौज होती है हमारी कि 100 सैनिक भी हमारे मिलकर दूसरों के लाखों सैनिकों को हराने की हिम्मत रखते हैं, इतने ताकतवर लोग। तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूं, जिन भी लोगों ने आज हमारे साथ पार्टी ज्वाइन की है, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने समाज में क्रांति का रास्ता चुना है, बदलाव का रास्ता चुना है, एक ऐसा रास्ता चुना है जो मुश्किल जरूर है लेकिन मंजिल तक पहुंचता है। दिल्ली में भी मंजिल तक पहुंचा, पंजाब में भी मंजिल तक पहुंचा और हरियाणा के अंदर भी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। गांव गांव में यह अलख जग रहा है, गांव गांव में लोग आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं और इसी सोच के साथ जुड़ रहे हैं कि जिस दिन यहां मंजिल पे पहुंचेंगे उस दिन इन बच्चों के लिए शानदार स्कूल भी बनेंगे, शानदार अस्पताल भी बनेंगे, बिजली पानी की व्यवस्था भी 24 घंटे हो पाएगी। लेकिन आज देश के सामने इससे कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती आकर के खड़ी हो गई है। हम एक रास्ते पर चले थे जिसमें हमने सोचा था कि 75-76 साल देश के बर्बाद हो गए, अच्छे स्कूल नहीं बने, अच्छे अस्पताल नहीं बने, बिजली 24 घंटे नहीं आती, पानी घर घर नहीं पहुंचा, सड़कें अच्छी नहीं बनी, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। इन मुश्किलों से लड़ने के लिए एक सेना बनाई थी, अरविंद केजरीवाल जी झंडा बुलंद करके आगे चले और बहुत से लोग उनके साथ जुड़ते गए। हमने सोचा था कि धीरे 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 चलते चलते इस रास्ते पर चलेंगे और ये सारी सुविधाएं देश के हर व्यक्ति को उपलब्ध कराएंगे, लेकिन उसके बीच में एक बहुत बड़ी रुकावट आकर के खड़ी हो गई है। चुनौतियां बदल गई हैं, चुनौतियों में परिवर्तन आ गया, लक्ष्य बदल गए हैं, लक्ष्य परिवर्तित हो गए हैं और उसका बहुत बड़ा कारण ये कि जो लड़ाई हम लड़ने के लिए चले थे वो तभी संभव है जब देश में लोकतंत्र हो, जब देश में चुनाव होते हो, जब देश में लोग अपनी सुविधा के अनुसार अपनी मर्जी से सरकारें चुन सकते हो। लेकिन बीच में चुनौती आकर के ये खड़ी हो गई है कि हमारी वो आजादी, हमारा वो लोकतंत्र, हमारा वो संविधान आज के दिन खतरे में है। और क्यों खतरे में है, ये कोई आके आपको कागज पे लिख के नहीं बताता है कि आपकी कल से आजादी जा रही है, आपको गुलाम बनाया जा रहा है। हमारे पूर्वजों को जब अंग्रेजों ने गुलाम बनाया तो उनको किसी ने लिख के कोई एग्रीमेंट नहीं किया था उनके साथ कि तुमको गुलाम बनाया जा रहा है। धीरे 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 साल दर साल एक एक दिन आगे बढ़ता गया और लोगों को यह एहसास होता गया कि अरे हम तो गुलाम हो गए। आज दोबारा से वही दौर लौट रहा है, आज दोबारा से वही समय वापस आ रहा है जब आप सबसे आपकी आजादी छीनने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको एक एक उदाहरण बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में दोबारा से आजादी के पहले के दौर में हमको ले जाने की कोशिश हो रही है। जैसे आप सारे लोग जानते हो कि किसान आंदोलन में क्या हो रहा है, आप सारे लोग जानते हो कि सरकार किस तरह से अत्याचार कर रही है, लेकिन जो बात मैं समझा रहा हूं एक बार उस पहलू से समझने की कोशिश करना। हमारी आजादी क्या है? कैसे कहते हो आप कि हम आजाद हैं? हम आजाद हैं ये हम कह पाते हैं क्योंकि हमारा जो देश का लिखित संविधान है उसमें हमको 6 मूलभूत अधिकार दे रखे हैं जिनको हम मौलिक अधिकार बोलते हैं। जब हमारे पास वो 6 मौलिक अधिकार होते हैं तो हम कहते हैं कि हां हम आजाद हैं, हमारे पास ये सारे मूलभूत मौलिक अधिकार हैं। अब आप देखिए किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ, हमारे 2 मौलिक अधिकार सीधे तौर पे छीन लिए गए। पहला मौलिक अधिकार 19(1)(b) आर्टिकल में यह लिखा हुआ है संविधान में कि अगर मेरी कोई बात सरकार नहीं माने तो मेरे पास यह अधिकार है कि मैं अनशन कर सकता हूं, प्रदर्शन कर सकता हूं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकता हूं। सरकार ने हमसे हमारा वो अधिकार छीन लिया। पूरे हरियाणा के अंदर आप रोजाना खबरें सुनते हो, हिसार के अंदर तो लाठीचार्ज भी हुआ था पीछे जब किसानों ने इकट्ठे होकर आंदोलन करने की कोशिश की।
शांतिपूर्ण तरीके से किसान अगर कहीं पंचायत भी बुलाते हैं तो उनको यह धमकी दी जाती है कि आपका पासपोर्ट रद्द कर देंगे, आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे, आपको जेल में डाल देंगे। कुछ किसान नेताओं के खिलाफ 307 का मुकदमा कायम कर दिया हरियाणा के अंदर, सिर्फ इसलिए कि वो किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे थे या पंचायत बुला करके अपने मुद्दों के ऊपर चर्चा करना चाहते थे। तो जो संविधान में हमें अधिकार दिया गया 19(1)(b) आर्टिकल में कि अगर हम अपनी बात मनवाने के लिए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना चाहें तो हम कर सकते हैं, वो अधिकार हमसे छीन लिया इस सरकार ने। धरना प्रदर्शन करने का अब अधिकार नहीं देते। तो इसका मतलब समझने की कोशिश करना। हम कई बार ये सोच लेते हैं भाई किसान धरना कर रहे हैं, सरकार करने नहीं दे रही, तो इसमें क्या बड़ी बात है, सरकार अपनी चलाएगी। लेकिन इसका मतलब समझने की कोशिश करना। जब एक बार ये परंपरा कायम कर दी जाए कि आप अपनी मांग के लिए शांतिपूर्ण तरीके से भी आंदोलन नहीं कर सकते, तो अगला कदम क्या होगा? मान लो आपके गांव में बिजली नहीं आ रही, आप बिजली के दफ्तर पे धरना देने जाना चाहते हो, नहीं जा सकते, क्योंकि आपका यह अधिकार सरकार ने छीन लिया। परंपरा बना दी कि जो भी प्रदर्शन करेगा उसके खिलाफ केस दर्ज कर देंगे, उसका पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, उसके बच्चों के स्कूल से नाम कटवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप पे 100 तरह के दबाव सरकार ने बना लिए। कल को मान लो आपके गांव में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, सरकारी दफ्तर के सामने हम पहुंच जाते थे ना झंडे लेके, कभी भी मटके फोड़ते थे कि पानी नहीं आ रहा। अब नहीं कर पाओगे, क्योंकि सरकार ने परंपरा कायम कर दी। और इससे भी आगे बढ़ के बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार ने तो यह कह दिया कि अगले 6 महीने तक किसी भी तरीके की हड़ताल, धरना, प्रदर्शन पे पाबंदी है, कोई नहीं कर सकता। ऐसा अंग्रेजों के समय में होता था, अब दोबारा से वो दौर देखने को मिल रहा है। इसी किसान आंदोलन के बीच में दूसरी एक जो बहुत बड़ी बात हुई, जिससे हमको यह समझ में आता है कि आजादी छीनी जा रही है। हमारे संविधान का आर्टिकल 19(1)(d) यह बताता है कि पूरे देश में मुझे कहीं भी जाने आने का अधिकार है। इसी से तो पता चलता है ना कि हम आजाद हैं, कि मेरी मर्जी, मैं देश के किसी भी हिस्से में कहीं से कहीं आना जाना चाहूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। यह आजादी हमको हमारे संविधान ने दी है। लेकिन सरकार ने क्या किया? पंजाब के किसान पंजाब से दिल्ली जाना चाहते थे, बीच में कीलें गाड़ दी, दीवारें खड़ी कर दी। हरियाणा के किसान हरियाणा से दिल्ली जाना चाहते थे, बीच में सीमेंट की दीवारें बना दी, सड़कों के ऊपर कीलें गाड़ दी। इसका मतलब अगर हमारा मन करे तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जब सरकार चाहेगी तो जा सकते हैं, नहीं चाहेगी तो नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब हमारा ये दूसरा मौलिक अधिकार भी हमसे छीन लिया। ये समझ लो कि 6 मौलिक अधिकार हैं आपके, उसमें से 2 मौलिक अधिकार आपके छीन लिए। मतलब 1/3 आजादी चली गई। इसी रफ्तार से चलते रहे तो ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये आखिरी चुनाव भी हो सकता है देश का। अगर आप समय पे नहीं जागे तो आपकी आने वाली पीढ़ियों को फिर से गुलामी में जीना पड़ेगा, जैसे हमसे पहले की पीढ़ियों ने गुलामी झेली और हमारे लिए लड़ के हमको आजादी दिलवाई। इसलिए चुनौतियां बदल गई, बहुत बड़ी चुनौती आके खड़ी हो गई। बहुत से लोगों ने पूछा, और अब भी मीडिया वाले सवाल करते हैं कि जी अरविंद केजरीवाल जी तो अकेले ये झंडा लेके चले थे, ये क्यों गठबंधन किया, इंडिया गठबंधन क्यों किया? अरविंद केजरीवाल जी ने भी बताया, आज मैं भी आपके बीच में बता के जा रहा हूं कि ये चुनाव तभी तक है जब तक संविधान है। ये लोकतंत्र तभी तक है जब तक संविधान है। लोकतंत्र रहेगा तो पार्टियां रहेंगी, पार्टियां रहेंगी तो आपके पास ये अधिकार रहेगा कि आप अच्छी और बुरी पार्टी में से किसी एक को चुन सकते हो। जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, जब संविधान ही नहीं रहेगा, तो पार्टी का क्या करना है? पार्टी के पास क्या अधिकार होगा और आपके पास क्या अधिकार होगा कि अगर किसी अच्छी पार्टी को आप चुनना चाहो तो चुन सको। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, अरविंद केजरीवाल महत्वपूर्ण नहीं है, अनुराग ढांडा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण देश है। देश से बड़ा कुछ नहीं। देश के लिए जो कुर्बानी करनी पड़े वो करेंगे। इसलिए ये फैसला लिया गया कि पहले देश बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे। आपस की लड़ाई तो बाद में भी लड़ सकते हैं। गांव में ये किस्से आप सुनते होंगे, पुरानी कहानियां भी बहुत सुनी होंगी
कि गांव में आपस में झगड़े बहुत होते हैं लोगों के, लेकिन अगर किसी दूसरे गांव से टकराव हो जाए, अगर किसी बाहर के व्यक्ति से टकराव हो जाए, और तो छोड़ दो अगर बिजली विभाग के कर्मचारियों से टकराव हो जाए, पुलिस वालों से टकराव हो जाए, तो पूरा गांव एक हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि गांव का अस्तित्व रहेगा तभी आपस में लड़ने जोगे भी रहोगे, नहीं तो लड़ने जोगे भी नहीं रहोगे। यही पूरे देश के ऊपर लागू होता है कि हमारी जो लोकतांत्रिक लड़ाइयां हैं वो बाद में, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई और देश को बचाने की लड़ाई पहले, इसलिए इंडिया गठबंधन बनाया। और जिस दिन इंडिया गठबंधन बनाया, ये चाहते थे इंडिया गठबंधन नहीं हो पाए हरियाणा के अंदर, इन्होंने धमकी दी केजरीवाल जी को, बोले गठबंधन करोगे तो जेल में डाल देंगे। केजरीवाल जी बोले कल डालते आज डाल दो, लेकिन गठबंधन करेंगे क्योंकि देश बचाना है, देश से बड़ा कुछ नहीं है। और आज यही गठबंधन जब बन के तैयार हुआ, केजरीवाल जी की जिद के आगे यह गठबंधन बना, तो बीजेपी के हाथ पांव फूलने शुरू हो गए। कल 195 टिकट अनाउंस करी है बीजेपी ने पूरे देश के अंदर, 195 टिकट, हर राज्य में टिकट अनाउंस कर दी कुछ। हरियाणा की 10 सीटों में से एक उम्मीदवार का नाम भी घोषित नहीं कर पाए। जब से इंडिया गठबंधन बना तब से बीजेपी के हाथ पांव फूल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा किसको टिकट दें किसको नहीं दें। ये ताकत है, ये आपकी ताकत है। बीजेपी को कभी भी बहुमत का वोट नहीं मिला आज तक, ये सिर्फ हमारी फूट का फायदा उठाते हैं। इसलिए इस देश बचाने की लड़ाई में ये पूरा इंडिया गठबंधन एक है। कुरुक्षेत्र की सीट पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस समर्थन दे रही है, और 9 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी समर्थन दे रही है, क्योंकि देश बचाना है। अगर आपके मन में भी वही जज्बा हो जो हमारे मन में, आप भी देश बचाना चाहते हो, तो इस बार एक एक वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ना चाहिए और इंडिया गठबंधन के पास जाना चाहिए, ताकि देश बच सके, ताकि हम सब लोगों की जिंदगियां, हमारे आने वाले बच्चों का नसीब सुरक्षित हाथों में हो। इसलिए इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े होना है। और जब इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर के देश को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, तो फिर उसके बाद इन बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, बिजली, पानी का इंतजाम भी करेंगे, जैसे हमने दिल्ली और पंजाब के अंदर करके दिखाया। आज जब मैं यहां बोल रहा हूं, तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के अंदर स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन कर रहे हैं। ऐसा शानदार स्कूल, प्राइवेट नहीं, सरकारी स्कूल। अपने गांव के स्कूल के हाल देखना और फिर उससे कंपेयर करना। जो मैं बता रहा हूं, जो स्कूल बनाया है पंजाब के अंदर, उसमें शानदार स्विमिंग पूल है, उस स्कूल के अंदर शानदार क्लासरूम है, प्रोजेक्टर लगे हुए हैं उनके अंदर, हर सब्जेक्ट का टीचर उपलब्ध है उस स्कूल के अंदर, अंग्रेजी में बच्चे बात करते हैं, सारी सुविधाएं, जितनी भी खेलने की, कूदने की, पढ़ने की जितनी सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी उस स्कूल के अंदर मौजूद है। कोई प्राइवेट स्कूल भी ऐसा नहीं पंजाब के अंदर जैसा सरकारी स्कूल बना के खड़ा कर दिया भगवंत मान जी की सरकार ने। और यही दिल्ली में किया, यही दिल्ली के अंदर भी किया। दिल्ली में खूब स्कूल बनाए, दिल्ली में खूब मोहल्ला क्लिनिक बनाए। मोहल्ला क्लिनिक क्या होता है? गांव के अंदर एक छोटा सा क्लिनिक खोल दीजिए जिसमें डॉक्टर बैठता हो एमबीबीएस, जिसमें सारी दवाई, सारे टेस्ट मुफ्त में मिलते हो। मतलब आपका 90% इलाज गांव की गांव में हो जाए। आज के दिन में गांव में कोई इस तरीके का अस्पताल सरकार का है क्या? आज के दिन में गांव के अंदर कोई दवाई आपको दे देगा क्या? कोई डॉक्टर भी नहीं बैठता होगा। ऐसी व्यवस्था बनाना कि गांव हो या शहर का मोहल्ला, व्यक्ति को अपने पड़ोस में सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। पूरे देश के अंदर संसद में खुद मोदी सरकार ने लिख के दिया, एकमात्र दिल्ली ऐसी जगह है जहां 24 घंटे बिजली आती है पूरे देश के अंदर। देख लो, ये कह रहे हैं विकसित देश, विकसित देश, विकसित देश हो गया, लेकिन सिर्फ दिल्ली पूरे देश के अंदर ऐसी जगह है जहां 24 घंटे बिजली आती है। ये अरविंद केजरीवाल जी की मेहनत का नतीजा है। और अब पंजाब के अंदर 24 घंटे बिजली आने लगी है। वहां के किसान इस बार ये कह रहे थे, जब फसल में उनको पानी देना था
तो किसान बोले पहली बार ऐसा हुआ कि हमको मोटर बंद करनी पड़ी। पानी लगातार लाइट खेतों के अंदर आ रही थी, पानी आराम से दे पा रहे थे किसान। पहली बार ऐसा हुआ कि हमको मोटर बंद करनी पड़ी, नहीं तो इंतजार करते थे कि लाइट कब आएगी और मोटर कब चलाएंगे। तो ऐसा बदलाव अपने हरियाणा के अंदर भी होगा। समय नजदीक आ रहा है। उससे पहले जो तुरंत लड़ाई हमारे सामने है, इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे सब लोग। और एक बार अगर मेरी बात समझ में आई हो, कभी विस्तार से फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरा अपना गांव है, मेरा अपना घर है। मुझे पता चला कि मारे गोती भी हैं गांव में, यहाँ पे काफी घर हैं, ढांडा गोत्र के भी घर हैं, 60 के करीब घर हैं। तो फिर तो मेरा अपना घर है, मेरा अपना गांव है। फिर किसी मौके पे फिर आऊंगा, बड़ी चर्चा करेंगे। आज सिर्फ इतना कह के आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं कि जो प्यार मुझे अपने गांव कैथल डिस्ट्रिक्ट में धनौरी गांव से हूं, जो प्यार मुझे अपने गांव में मिलता है, वैसा ही प्यार मैं आपकी आंखों में अपने लिए देख रहा हूं। इसलिए आज आप सबसे उम्मीद करके जा रहा हूं कि इस परिवार को और बड़ा करते जाएंगे, अपने साथियों की संख्या को बढ़ाते जाएंगे और पूरी ताकत के साथ आने वाले जो भी चुनाव होंगे वो चुनाव लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ इन तानाशाह लोगों को सत्ता से बाहर करके लोकतांत्रिक सरकार लाएंगे। उस लोकतांत्रिक सरकार में अपने बच्चों के हकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, इनको अच्छी सुविधाएं दिलाएंगे। ऐसी उम्मीद आप सबसे करते हुए मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूं। एक बार बंद मुट्ठी करके हाथ ऊपर करके भारत माता का जोरदार नारा मेरे साथ लगाइएगा, तो मुझे पता चलेगा कि जो कुछ मैंने इतनी देर में बताया वो आपके दिलों तक पहुंच पाया है। बंद मुट्ठी करके सारे साथी पीछे तक सारे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।